गुड आफ्टरनून। नमस्कार। ग्लोबल ई टेक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चौहानों का इतिहास। कल एक बात हुई थी छोटी सी, उस बात को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं मैं। वहां एक त्रुटिपूर्ण भूल हो गई हमसे, उसको सही करना है। एक रानी थी सुदाता, राइट। एक रानी थी कांचन देवी, राइट। कांचन देवी का पुत्र था, क्या नाम था? जगदेव। इनका पुत्र था सोमेश्वर। थोड़ा सा त्रुटि हुई, उसको सही करिए। सुदाता के जो पुत्र थे, एक नंबर पे जगदेव है, और इसी तरह सुदाता का एक और पुत्र है जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। जो कल हो गलती हुई थी वो देख लीजिए। विग्रहराज चतुर्थ के दो पुत्र हैं, एक का नाम है अप्रागांगे और दूसरे का नाम है नागार्जुन। समझ गए नहीं समझे? उसको इस तरीके से कर लीजिए। और आपका जगदेव का पुत्र हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय। और सोमेश्वर जी के वही दो पुत्र हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। पृथ्वीराज थर्ड और हरराज या हरिराज। चेंजेस यही करना था मैंने। ये इनको चार कर दिया था ना, ये विग्रहराज की संतान है दोनों, बस। विग्रहराज की संतान है। हो गया? इसको चेंजेस कर लेना। चलिए, अब देखिए आगे। कल अर्णोराज तक पढ़ा। अर्णोराज की हत्या जगदेव ने कर दी। जगदेव कुछ समय के लिए शासक बना। जैसा कि आपको पता है, कुछ एक दो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जो कोई पुत्र हंता होता है या पितृ हंता होता है, वो अधिक दिनों तक राजा नहीं बन सकता। विरोध होना लगता है, लाजमी है। जनता विरोध करती है, प्रजा विरोध करती है, ठीक है। तो उसके बाद जब राजा बनने वाला आदमी व्यक्ति है, उसका नाम है पृथ्वीराज द्वितीय। क्या नाम है? पृथ्वीराज द्वितीय। कुछ समय के लिए राजा बनते हैं ये भी। क्या नाम है? पृथ्वीराज द्वितीय। याद रखना इसको। पृथ्वीराज द्वितीय में आपको एक चीज याद रखनी है। आपको मैंने एक लिखाया था, हांसी का लेख। क्या लिखवाया था? हांसी हरियाणा में है। कहां पे है? हरियाणा। हांसी का लेख को स्थापित किया, इन्होंने स्थापित किया ऐसा। हांसी के लेख को लगवाने वाले यही हैं। और आपको बताया था इस लेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया है। क्या बताया है? चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है, ठीक है। इसी तरह इनका एक लेख और है, धूड़ का लेख। धूड़ का लेख, ठीक है। और धूड़ के लेख से पता चलता है कि, आपको मैंने पढ़ाऊंगा भी आगे, रूठी रानी का महल एक भीलवाड़ा में भी है। और वो रूठी रानी इन पृथ्वीराज की थी। मैंने बताया था ना एक बार आपको, ठीक है ना। तो वो इस पृथ्वीराज की थी। धूड़ का लेख, छोटी सी जानकारी है पृथ्वीराज के बारे में, और कोई खास जानकारी नहीं है। मामा किल्हण को
झांसी का सूबेदार बनाया। मामा जी थे इसके किल्लण है, उनको इन्होंने झांसी में लेख भी लगवाया और इस लेख से ही पता चलता है कि इन्होंने अपने मामा जो गुहिल वंश से संबंध रखते हैं, किल्लण गुहिल, उनको झांसी का सूबेदार बनाया। खैर ये मैं नहीं पढ़ा था तो भी कोई खास बात नहीं थी। अब जो राजा आ रहे हैं, दो राजा आपको पढ़ाऊंगा मैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अजमेर के चौहानों में, अजय राज के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, उनको ध्यान से पढ़िए और उनके बारे में सर्वाधिक प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। चौहानों में अगर कोई प्रश्न आता है तो इनसे आने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। हो गया? हो गया? चलिए, बात ऐसी है बच्चों, क्या है? राजा का नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। देखो कई बार है ना, इसका कार्यकाल ये एक तरह से अलग अलग है। ये कई बुक्स में अलग मिलता है, कई में अलग मिलता है। 1158 से भी मिलता है, कई बार 1153 से भी मिलता है, क्योंकि ये कार्यकाल आइडिया से लगाए जाते हैं। ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसी कोई किताब नहीं है जिसपे फिक्स हो, ठीक है ना। कोई शिलालेख से कैसे आइडिया लगाया जाता है। कई बार 1158 से मिल जाता है, कई बार 1153 से मिल जाता है। हाँ या ना? विग्रहराज चतुर्थ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपसे पूछे कि दिल्ली के तोमर वंश को, तोमर जो आगे तंवर बन जाते हैं, तंवर राजपूत होते हैं, ठीक है ना, दिल्ली के तोमर वंश को पहली बार हराने वाला शासक, चौहान शासक, पहली बार हराने वाला चौहान शासक। क्या बताया? क्या लिखा आपने? चंदन राज लिखा था ना। चलो, लेकिन यहां पे क्या, प्रथम शासक जिसने दिल्ली के तोमर वंश को पराजित किया, हराया तथा अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला ये पहला शासक है। चंदनराज ने पराजित भले ही किया हो, लेकिन अधिकार तक बात नहीं पहुंची थी। दिल्ली पर अधिकार करने वाला, दिल्ली पर क्वेश्चन आता है बहुत बार, एक चौहानों को हुआ शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, विग्रहराज चतुर्थ। आजा, विग्रहराज चतुर्थ, याद रखना ये पहला शासक है। आगे देखिए, गजनी अफगानिस्तान में है। गजनी के यमनी वंश का एक शासक था खुसरो शाह। क्या नाम है? खुसरो शाह को पराजित किया। याद रखना ये भी बात। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज को तो अर्णोराज हरा देता है और कांचन देवी से विवाह करता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद कांचन देवी फोन करती है कुमारपाल पर को, कुमारपाल वापस आक्रमण करता है। जब कुमारपाल जब आता है और जलना से विवाह करता है तो जाते वक्त वो बहुत सारे राजस्थान में बहुत सारी जगह जीत के चला जाता है, तो ये यहाँ पे बदला लेता है वापस। तो कुमारपाल चालुक्य कहां का है? गुजरात को पराजित किया तथा जालोर, सिवाना, मेवाड़ छीन लिए। इन क्षेत्रों पे वो अधिकार करके चला गया था जाते वक्त। समझ में आई कि नहीं? तो वो सब प्रदेश इससे वापस छीन लिए। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। हाँ, फिर भी
ये 3 लाइनें उतारो पहले, जो इसकी शुरू एक तरह से विजय को इंगित करती है कि इसने विदेशियों को नहीं घुसने दिया, तुर्कों को, खुसरो शाह को हरा दिया, खुसरो शाह से मुक्ति दिलाई। इसने दिल्ली के जो उस समय दिल्ली पर अधिकार करके बैठे थे तोमर वंश को पराजित किया, इसने कुमारपाल चालुक्यों को पराजित किया। ये सब बातें ध्यान रखनी है, इसकी एक तरह से एक सैनिक विजय है। हो गया? चलिए अब आपको ध्यान रखना है, हेडिंग डालनी है, या हेडिंग में शुरुआत ऐसे होती है, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। दिल्ली में एक लेख है लगा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? शिवालिक स्तंभ लेख। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं पहले। क्या बात है? एक्चुअली में ये जो लेख है, एक राजा हुआ है मौर्यों का अशोक नाम से। क्या नाम? राजा अशोक। अशोक एकमात्र ऐसा राजा है जिसने भाई साहब पूरे देश में लेख लगाए हैं। देश ही नहीं, इस देश से बाहर अफगानिस्तान तक लेख लगाए उसने, कर्नाटक तक लेख लगाए हैं, नेपाल तक, बांग्लादेश, सब जगह लेख ही लेख लगाए हैं। कहीं शिलालेख लगाए तो कहीं स्तंभ लेख लगाए, कहीं लघु लेख लगाए। इसने एक लेख लगाया टोपरा में। टोपरा कहां? हरियाणा। कहां पे? हरियाणा। अब याद रखना है, अभी जो विग्रह राज का जो टाइम है ना, इस समय ये हरियाणा में है ये लेख, पर अभी वर्तमान में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये लेख कहां, क्या कहलाता है? दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख कहलाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो उस अशोक ने लगा दिया साहब, हरियाणा में अशोक ने लगा दिया, और अशोक ने अपनी बातें लिखवा दी। अशोक की जो भी बातें, अशोक की बातें ज्यादातर धर्म या धर्म से संबंधित है, हाँ या ना? सब की सब। अब अशोक ने यहां लगा दिया, और कुछ समय बाद इसी दिल्ली पर, अभी जब चौहान एंड हो जाएंगे तो दिल्ली पर शासन आएगा। गौरी के बाद गुलाम वंश का आएगा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा, और उसके बाद तुगलक वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? और तुगलक वंश में एक राजा होगा फिरोज तुगलक। क्या नाम होगा? ठीक है ना? फिरोज तुगलक क्या करेगा? 2 लेख होंगे, एक मेरठ में होगा, ठीक है, मेरठ यूपी में है, एक टोपरा हरियाणा। इन दोनों को वो दिल्ली ले आएगा। कहां ले आएगा? दिल्ली ले आएगा। थे अशोक के लेख, ठीक है, और वर्तमान में वो कहां पर है? दिल्ली में। हाँ या ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कहने का मतलब है कि आपको कल को ये पूछे कि अशोक के लेख पर किस चौहान शासक का वर्णन या विवरण दिया गया है, तो टेंशन में नहीं आना कि गुरु कहां अशोक था और कहां चौहान है, ये तालमेल मिला कैसे। एक्चुअली में अशोक के लेख के ऊपर इसने भी अपनी पंक्तियां लिखवाई है कुछ न कुछ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो मैं यहां लिख देता हूं, यह मूलतः मूल रूप से अशोक का टोपरा हरियाणा लेख है। ठीक है, ये बात तो ध्यान रखनी है। इस लेख की ओरिजिनल बात यह है कि अशोक का लेख है, इसको कहते हैं, इस लेख को हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि विग्रह राज की भी बातें यहां पे लिखी हुई है, ठीक है ना। दिल्ली का शिवालिक लेख कहते हैं इसे। फिर यहां लिखा क्या है? यहां लिखा है विग्रहराज हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक कर वसूलता था। कर मानी टैक्स। देखो मैप में देखो थोड़ा सा, आपका हिमालय मैंने आपको पढ़ाया है, ऊपर ही ऊपर है, ये हिमालय है। और आज जब अपनी ज्योग्राफी क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको, आज ही चलेगी अपनी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये है, कहता है कि यहां से लेकर यहां तक सब कुछ इसी का था, विग्रह राज का था। इन सब पे वो क्या करता था? टैक्स वसूल करता था। विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ठीक है ना। तो कहते हैं कि उत्तर भारत पर इसका ही राज था एक तरह से, हाँ या ना। तो विंध्याचल पर्वत। अब इसमें विग्रह राज खुद कहता है एक बात, खुद बोलता है विग्रह राज। क्या बोलता है? कथन है उसका एक तरह से, ये समझ लो, कथन है
तुर्कों को अटक से आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। बोलता है कि मैंने तुर्कों को अटक जगह है कि सिंध में पाकिस्तान की तरफ अटक से आगे बढ़ने नहीं दिया है, हाँ या ना? तथा मैं चाहता हूं मेरे वंशज भी ऐसा करें, कि मेरे आने वाले वंशज है ना वो भी ध्यान दें, उसको आगे बढ़ने से रोकें। मैंने तुर्कों को अटक से आगे नहीं बढ़ने दिया। याद करो बाजीराव मस्तानी फिल्म का डायलॉग है, बाजीराव जो है वो एक डायलॉग मारता है कि मैं मराठों का झंडा कटक से अटक तक फहराना चाहता हूं। कटक यानी नीचे नीचे और अटक यानी ऊपर ही ऊपर। समझ में आई कि नहीं? कटक उड़ीसा में है भैया, समझ में आई कि नहीं? तो क्या मैं मराठों का झंडा कटक से अटक तक फैलाना चाहता हूं। अटक वही क्षेत्र है इधर, इससे आगे नहीं बढ़ने दो भाई इनको, इससे आगे मत बढ़ने दो। मैंने इनको रोके रखा है, बताया था ना खुसरो शाह को हराया, ठीक है ना? मैंने उनको रोके रखा है और मैं चाहता हूं कि मेरे वंशज भी ऐसा करें, इनको आगे ना बढ़ने दे। समझ में आई कि नहीं? ये बात आपके इस शिवालिक स्तंभ लेख में लिखी हुई है और शिवालिक स्तंभ लेख का संबंध विग्रह राज से है, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बोल देते हैं कि ये अशोक से संबंध रखता कैसे है, ये अशोक का लेख है मूलतः। अशोक ने 3 प्रकार के लेख लगाए हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, गुफाओं में लेख, ठीक है ना? अब शिलालेख तो देखो ये आपकी शिला हो गई, समझ में आ गई नहीं? स्तंभ लेख एक गोल गोल खंबा सा हो गया, ऐसे खंबा गोल एकदम गोल, ठीक है ना? और गुफाओं में जो लेख होंगे वो क्या कहलाएंगे? गुफा लेख। अब ये इनकी कैटेगरी बटी हुई है। शिलालेख भी 2 प्रकार का है, लघु शिलालेख और वृहत शिलालेख। स्तंभ लेख भी 2 प्रकार का है, लघु स्तंभ लेख और वृहत स्तंभ लेख। समझ में आई कि नहीं? इस तरह से पूरे भारतवर्ष में उसने लेख लगाए थे अशोक ने। इस लेख को फिरोज तुगलक लेके आया, मैं आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा इसको। हो गया? चलिए अब देखिए, इसको कुछ उपाधियां हैं। नंबर 1 बिसल देव कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बिसल देव। कल को विग्रह राज चतुर्थ याद नहीं रहे तो इसको एक नाम और दे दिया गया है, बिसल देव, याद रखना। दूसरी कवि बांधव, कवि बांधव। और कल को आपसे पूछे कि ये उपाधि दी किसने है, तो याद रखना जैनक भट्ट के द्वारा प्रदान है ये। किसने प्रदान की इसे? जैनक भट्ट एक खुद विद्वान है। कवि बांधव का मतलब होता है कवियों को बांधने वाला, यानी अपने आसपास कवियों को रखने वाला, विद्वानों को रखने वाला, अच्छे टैलेंटेड आदमियों को रखने वाला। और इसी तरह इससे मिली जुली है कटि बंधु, बात एक ही है, या कटि बांधव, बंधु की जगह बांधव, कटि बांधव, वही कटि विद्वानों को बांधने वाला, हाँ या ना? क्योंकि ये खुद एक विद्वान था इसलिए ये नाम दिया गया है इसको। ये सारी उपाधियां दी गई है इसको। चलिए बढ़िया बात है, उपाधि हो गई। इसकी खुद की रचना ध्यान रखना, एक रचना इसकी काफी फेमस है, नाम है हरि केली। एक ड्रामा लिखा है इसने, एक ड्रामा लिखा है इसने, हरि केली, ब्रैकेट में लिखना नाटक, हरि केली, ठीक है? और ये नाटक आपका शिव और अर्जुन पर आधारित है, शिव व अर्जुन पर आधारित। शिव व अर्जुन पर आधारित है। देखो गुप्त काल में आपको एक मैं यहां बता रहा हूं आपको, एक किताब पढ़ेंगे आप,
किरीटार्जुनियम। क्या पढ़ेंगे? किरीटार्जुनियम पढ़ेंगे, भारवी की। किसकी किताब है ये? भारवी की है। किरीट मानी शिकारी या शिवजी शिकारी के रूप में है, और अर्जुनियम यानी अर्जुन, ठीक है ना। अर्जुन जब ब्रह्मास्त्र लेके आता है महाभारत के दौरान, तो इनकी दोनों का शिवजी परीक्षा लेते हैं, अर्जुन सफल होता है उसमें। वो सब ड्रामा इसमें लिख रखा है। एक्चुअली में ये पूरी की पूरी इसकी कॉपी है, इस ड्रामे, इस पूरे किताब की कॉपी है, कीर्तार्जुनियम की है। कीर्तार्जुनियम किसने लिखी थी? भारवी ने लिखी थी, ठीक है। और हरिकेली किसने लिखी है? विग्रहराज ने लिखी है, हाँ या ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इस नाटक की पंक्तियां, इस नाटक की पंक्तियां दो जगह मिलेगी आपको। नंबर 1, 2.5 दिन के झोपड़े पे। कहां पर है? अजमेर में है। बाद में बात करूंगा, जब ये बनाएगा तो संस्कृत पाठशाला थी, कुतुबुद्दीन ऐबक तोड़ देगा इसको, 2.5 दिन का झोपड़ा बदल देगा, अभी बात करेंगे इसकी। लेकिन फिलहाल आपसे पूछे ना कि इसकी पंक्तियां कहां मिलती है, तो कल को ये पूछे कि संस्कृत पाठशाला में मिलती है, तो बात तो एक ही है ना। ये थी तो पहले संस्कृत पाठशाला ही थी, 2.5 दिन का झोपड़ा तो अब बना दिया गया इसको। दूसरी मिलती है इसको राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय स्मारक, राजा राममोहन राय स्मारक। ये स्मारक है ब्रिस्टल में, और ब्रिस्टल है इंग्लैंड में। यहां पर भी इसकी पंक्तियां खुदी हुई है। यानी हरिकेली नाटक की पंक्तियां आपको इन दो जगह पे मिलेगी, एक तो 2.5 दिन के झोपड़े पे मिलेगी, और एक राजा राममोहन राय स्मारक में मिलेगी। और राजा राममोहन राय का स्मारक कहां है? इंग्लैंड में है, ब्रिस्टल में है। हो गया? चलिए, देखो खुद विद्वान था तो कन्फर्म है इसके दरबार में भी कौन रहते होंगे? विद्वान रहते होंगे, हाँ या ना? विद्वान रहते होंगे। तो साहब एक विद्वान का नाम है नरपति नाल है। नरपति नाल। आप में से मेरा एक सवाल है आपसे, क्या लिखा कोई बताएगा? पुस्तक नरपति नाल, क्या लिखा कोई बताएगा? बढ़िया बात है, बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो। क्या नाम, पुस्तक का क्या नाम है? बिसलदेव रासो। अब आपको यह ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये जो पुस्तक है आपकी, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, ठीक है, ओके। दूसरी बात यह है, बिसलदेव व धार राजा भोज की पुत्री, राजमती बोलते हैं उसको, की प्रेम कहानी है। बिसलदेव और राजमती जो धार के राजा थे, उनकी बेटी थी, उनकी प्रेम कहानी है ये पुस्तक पूरी की पूरी। और प्रथम भाग में आपका बिसलदेव व राजमती का विवाह है। द्वितीय भाग में
विशलदेव उड़ीसा चला जाता है। बिछड़ना, तृतीय भाग में राजमती का विरह यानी विरह गीत गाती है। शेखावाटी में गाए जाते हैं ना। और चतुर्थ भाग में भोज अपनी पुत्री को घर ले जाता है। इस तरह से ये प्रेम कहानी है पूरी। इससे 4 भाग हैं। प्रथम भाग में बिशलदेव और राजमती का विवाह है। दूसरे भाग में बिशलदेव का बिछड़ना राजमती से, बिशलदेव उड़ीसा चला जाता है। तीसरे भाग में सिर्फ राजमती को दिखाया गया है, उसका विरह दिखाया गया है कि वो किस तरह से बिशलदेव को याद करती है गीतों के माध्यम से। और चतुर्थ भाग में राजा भोज आता है, कहता है कि अब तो जवाई साहब है को नहीं, चल आपने तो पीर चाल पाछी, और ले जाते हैं। हाँ या ना? हो गया? बहुत ही फेमस पुस्तक है, नरपति नाल लिखी है, बिशलदेव रासो। 4 भाग हैं इसके। और ये मुख्य रूप से इतनी बात याद रखनी है, बिशलदेव और धार राजा, धार मतलब मालवा का राजा है। धार, धार मालवा में है। कहां पर है? मालवा में है, ठीक है ना। तो धार राजा, धार नगरी है एक बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वहां के राजा भोज की पुत्री राजमती और बिशलदेव के बीच में जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है 4 भागों के अनुसार। चलिए, एक विद्वान ये हो गया। दूसरा है सोमदेव। दूसरा विद्वान है सोमदेव। सोमदेव पुस्तक का नाम है ललित विग्रहराज। क्या नाम है जी पुस्तक का? ललित विग्रहराज। थोड़ा सा देख लीजिए। विग्रहराज वह इंद्रपुरी की राजकुमारी देशल देवी की प्रेम कहानी। दिल्ली के आस, इंद्रपुरी का मतलब इंद्रप्रस्थ हो सकता है, और कहते हैं कि दिल्ली के आसपास ही कोई ठिकाना था इंद्रपुरी नाम का, ठीक है। और वहां की एक राजकुमारी थी देशल देवी, और विग्रहराज की, दोनों का प्रेम कहानी बताती है ललित विग्रहराज। समझ गए? तो दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, ललित विग्रहराज और बिशलदेव रासो। चलिए, विद्वान की बात हो रही है तो मैं एक विद्वान यही करा देता हूं, थोड़ा सा अलग है, किताब को लेकर चर्चा में नहीं है। इनका पहले भी परिचय पढ़ चुके हो आप। अर्णोराज के दरबार में रहते थे धर्म घोष, याद होगा आपको। तो अर्णोराज के दरबार में थे और बिशलदेव के दरबार में भी थे, ठीक है। सम्मान मिलता था इनको यहां पर भी। तो कहते हैं इनके कहने पर
कहने पर एकादशी के दिन बिसलदेव ने, मैं अब इसको बिसल देवी बोल रहा हूं, ठीक है, बिसलदेव ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, याद रखना। एक विद्वान हुए हैं जिनको मैंने अलग से लिख दिया इनको, ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। धर्म घोष पुस्तक को लेकर आचार्य हैं, जैन आचार्य हैं, जैन धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक है, इनके कहने पर एकादशी के दिन 11 के दिन इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया पशु वध पे। हो गया, चलिए आगे। अब देखो, ये इसके टैलेंटेड एक तरह से सांस्कृतिक अचीवमेंट है, साहित्य के क्षेत्र की अचीवमेंट है। अब देखिए, ये स्थापत्य कला में देखिए इसका, कौन सी कला में? स्थापत्य कला। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। क्या बनाई? पाठशाला। याद रखना, कहां पे? अजमेर। पहला सवाल आ जाता है यहां से रिलेटेड कि ये जो बना रहा है, आदमी ने कहीं तो देखी होगी या कहीं तो सुनी होगी, तभी बना रहा होगा। तो कहां सुनी? तो याद रखना, अभी अभी जिस राजा भोज की बात की अपन ने, वो राजा भोज ऐसी ही पाठशाला धार में बनाता है। हाँ या ना? तो देखिए, राजा भोज द्वारा निर्मित, राजा भोज द्वारा निर्मित धार की पाठशाला की तरह यानी इसका ससुर जी बनाते हैं, उसकी देखा देखी वो अपने यहां पे बनाता है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वाकर या इसे तोड़ दिया तथा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। क्लियर हुई बात है? इसी पाठशाला का ही नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। अब मैं यहां पे एक हेडिंग डाल रहा हूं, 2.5 दिन का झोपड़ा। कई बार इससे क्वेश्चन आता है, 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए, 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में बात कर लेते हैं। इसे 16 खंडों का महल भी कहते हैं। खंड बोल दो या खंबे बोल दो, महल भी कहते हैं। कितने खंभों का? 16 खंभों का। वास्तुकार अबू बकर। वास्तुकार कौन है? अबू बकर है। याद रखना, राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाती है। राजस्थान की
प्रथम मस्जिद कहलाती है। समझ में आई बात? आपसे पूछे राजस्थान की पहली मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। दूसरी बात, पर्सी ब्राउन हुए एक, पर्सी ब्राउन कहते हैं सूफी संत पंजाब शाह, सूफी संत पंजाब शाह की याद में उर्स लगने के कारण, पंजाब शाह की याद में 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। समझ में आई? इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? यह बात पर्सी ब्राउन सिद्ध करता है कि भाई साहब यहां पे पंजाब शाह नाम के एक संत हुए हैं और उनका 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स लगता है। उर्स मानी मेड़ा, ठीक है ना? वो उनका 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। लेकिन साहब एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है जॉन मार्शल, सिंधु सभ्यता में पढ़ोगे इनको आप, सिंधु सभ्यता के जनक हैं साहब, पिता हैं जॉन मार्शल। ये कहते हैं क्या 2.5 दिन में निर्मित होने के कारण, इसका निर्माण कितने दिन में हुआ है? 2.5 दिन में निर्माण या निर्मित होने के कारण, 2.5 दिन में बनने के कारण इसको क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। क्लियर हुई बात है? ये जॉन मार्शल बोलता है, जबकि पर्सी ब्राउन क्या कहता है? 2.5 दिन का उर्स लगता है पंजाब शाह की याद में, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। क्लियर हुई बात है? चलिए अब देखिए आगे। कर्नल टॉड कहता है हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना, परिष्कृत नमूना कौन है? 2.5 दिन का झोपड़ा है। कर्नल टॉड बोलता है हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना, क्योंकि उसको तोड़ा भी गया है ना, ऊपर से तोड़ा गया है, खंभे वैसे के वैसे हैं अभी भी, उन खंभों पर अभी भी वो हिंदू मूर्तियां विद्यमान है। समझ गए? चलो इतनी सारी बातें पढ़ी आपने, चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला बनाई थी अजमेर में, राजा भोज ने बनाई रखी थी ऐसे पहले, उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ दिया, हालांकि पहले लिखा चुका हूं, इस पर पंक्तियां लिखी हुई है हरिकेली नाटक की, ठीक है। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ दिया, इसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा में 16 खंभों का महल भी कहते हैं इसे, खंडों का महल, वास्तुकार अबू बकर है, राजस्थान की पहली प्रथम मस्जिद कहलाती है। पर्सी ब्राउन कहता है कि सूफी संत का यहाँ पे उर्स लगता है, इसे 2.5 दिन का उर्स लगता है तो 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया नाम। जॉन मार्शल कहता है कि नहीं भाई 2.5 दिन में बनाया गया मजदूरों के द्वारा, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। कर्नल टॉड कहता है कि ऊपर से तो ये गुंबदाकार है और नीचे से ये पूरी हिंदू कला अभी भी दिखाई दे रही है, हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। हाँ या ना? पर्सी ब्राउन इंपॉर्टेंट है। 16 खंडों का महल इंपॉर्टेंट है। अबू बकर हो गया, सबने कर लिया। अब आपसे पूछ ले, ऐसे सवाल आ गया एक, भारत की प्रथम मस्जिद
भाई राजस्थान की प्रथम मस्जिद आपने पढ़ ली। आपसे एक कल को एक सवाल है मेरे दिमाग में से आया, तो मैं आपसे बोल रहा हूं, भारत की प्रथम मस्जिद आप किसे कहोगे? तो ध्यान रखना, प्रथम मस्जिद की बात हो रही है जो 629 एडी में बन गई थी, ठीक है, और जगह का नाम है मेथला, केरल। इस जगह पे बनी हुई थी और उसका नाम है जुआ मस्जिद, जुया जुया मस्जिद, सॉरी, जुया मस्जिद। समझ में आई कि नहीं बात? ये भारत की पहली मस्जिद है। ऐसे ही यहां पे ढाई नाम आया बार बार, आपसे पूछे ढाई सिटी की, ढाई सिटी, कई बार ये सिटी आ जाती है एग्जाम में, सीडी की मस्जिद, ढाई सिटी की मस्जिद या ढाई सिटी की मस्जिद, आपको ध्यान रखना है भोपाल। भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश। ये एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, जो ढाई सिटी वाली है ना, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। ये उतार लीजिए, फैक्ट है, कुछ याद आए वो लिखवा दिए मैं आपको। राजस्थान की प्रथम मस्जिद ढाई दिन का झोपड़ा, भारत की प्रथम मस्जिद जुया मस्जिद केरल में है। ढाई दिन का अगर झोपड़ा होता है तो ढाई दिन की सिटी, ढाई सिटी की मस्जिद भी होती है, ढाई सिटी की मस्जिद भी होती है, तो वो भोपाल में है। ये राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। हो गया? आगे देख लीजिए थोड़ी दो चार बातें और। बिशलपुर बांध व बिशलपुर ग्राम बसाया, दोनों ही जगह जो आपकी है वो टोंक में है। कहां पर है? टोंक में। बिशलपुर बांध भी बनाया है और बिशलपुर ग्राम भी बसाया है। किसने? बिशल देव ने। इतने सब काम करने के बाद एक विद्वान हुए हैं, नोट में लिखनी है ये बात, एक विद्वान हुए हैं, नाम है किलहॉर्न। क्या नाम है जी इनका? किलहॉर्न। किलहॉर्न कहते हैं, इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास व भवभूति जैसे विद्वानों से की। याद रखना इस बात को। किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना, ये दोनों मैं आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, कालिदास और भवभूति, गुप्त साम्राज्य में पढ़ेंगे अपन, से तुलना की है। चलिए
विग्रहराज चतुर्थ कंप्लीट। कुछ समय के लिए एक राजा आते हैं, नाम है सोमेश्वर चौहान, क्योंकि पहले अपने को पिताजी को लाना पड़ेगा, पिताजी आएंगे तो ही क्या आएगा, बेटा आएगा भैया। आएगा कि नहीं आएगा रे? आएगा ना। 1169 से लेकर 1177 तक राजा रहते हैं, नाम है सोमेश्वर चौहान। इन्होंने विवाह किया, उस लेडीज का नाम है रानी कपूर देवी। ठीक है। अब देखो रानी जी के बारे में देखो दो वर्णन है। जो पृथ्वीराज रासो है वो तो कहती है, पृथ्वीराज रासो तो कहती है साहब कि अनंगपाल तोमर की पुत्री है ये। अनंगपाल तोमर दिल्ली का राजा था और उनकी क्या है, ये पुत्री है। हाँ या ना? इनके पिता का नाम अनंगपाल तोमर है। लेकिन अन्य स्रोत हैं जो भी हमें बाकी की जानकारी बताते हैं, तो चेदी नरेश की पुत्री है। एक चेदी साम्राज्य हुआ करता था। आपने महाभारत में एक नाम सुना होगा, देखो मुझे याद नहीं आया अभी वो नाम, देखो जिसकी देखो 99 गलतियां माफ करता है श्री कृष्ण जी। क्या नाम था उसका? शिशुपाल। शिशुपाल चेदी का ही राजा था। ठीक है ना? कृष्ण जी ने अपनी बुआ जी को वचन दिया था कि मैं तब तक इसका वध नहीं करूंगा जब तक ये 100 गलतियां नहीं कर देगा, 99 गलतियां नहीं कर देगा। तो उसने 100 बार कृष्ण जी को गालियां निकाली कहते हैं, और फिर उसको चेतावनी भी दी कि अब रुक जा भाई, तू तेरा पाप का घड़ा भर गया है। लेकिन वो रुका नहीं, तो श्री कृष्ण जी ने वध कर दिया उसको। शिशुपाल वध नाम की एक पुस्तक भी है, कवि माघ ने लिखी है, शिशुपाल वध। तो चेदी नरेश की पुत्री बताई गई है कई किताबों में इनको, कपूर देवी को। समझ में आएगी नहीं? और पृथ्वीराज रासो कहती है कि अनंगपाल तोमर की पुत्री है। खैर जिसकी भी हो, अपने को कुछ नहीं करना। एक चीज लिखनी है, ज्यादा तो कुछ इन्होंने किया नहीं है, ऐसा कुछ वर्णन मिलता नहीं है। अपने पिता, इनके पिता कौन है? सोमेश्वर जी के। अर्णोराज की धातु की प्रतिमा बनाकर एक नई मूर्ति कला का जन्म दिया, प्रोत्साहन दिया, यह काम किया। अगली बात एक और लिख सकते हो आप, इनकी हत्या चालुक्य शासक, चालुक्य कहां के थे? गुजरात। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इनके साथ तो इनका मतलब मतभेद चलता ही रहता था, है ना? चालुक्य शासक। इनका नाम आपको भीमदेव द्वितीय भी मिलेगा। ठीक है। और मैं आपको आगे एक नाम और लिखा देता हूं इनका, एक नाम और मिलता है इनका, मूलराज द्वितीय। क्या नाम मिलता है? मूलराज द्वितीय। तो कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि कई बार आप यहां हत्या में तो इसको पढ़ते हो, और जब गौरी को हराने की लड़ाई करता है गौरी से ये, तो वहां पे आप उसको मूलराज पढ़ते हो, तो आप कंफ्यूजन में होते हो कि ये अलग अलग है कि एक ही है। दोनों एक ही है। ठीक है। मूलराज उपाधि है, क्योंकि मूलराज प्रथम हो चुका है एक बार, है ना, इसलिए मूलराज उपाधि है। तो गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड को हराया, मूलराज ने कर दी। ठीक है। इनकी हत्या किसने की? चालुक्य शासक भीम सेकंड या मूलराज सेकंड ने की। मेरा एक सवाल है, पढ़ा चुका हूं, मूलराज प्रथम को किसने हराया था? और अगर नहीं, इसी चालुक्य की बात कर रहा हूं मैं। चलो क्लू देता हूं, जिसने हराया ना उसने आशापुरी माता का मंदिर भी बनाया वहां पे।
गुजरात में। अरे विग्रह राज द्वितीय कल तो करवाया था।